हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी नोट्स विद सपना में आपका स्वागत है। आज हम मुगल काल के अंतर्गत मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन देखते हैं। यह क्वेश्चन पूर्व की परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन जैसे कि मुगलकालीन सामाजिक व्यवस्था की विवेचना कीजिए, ये क्वेश्चन पूर्व की परीक्षा में आ चुके हैं। अब इन प्रश्नों के आने की संभावना है। मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, सबसे पहले हम परिचय देंगे। परिचय में लिखेंगे, हमने आपको बताया था पैरामीटर होता है परिचय, स्रोत, मेन बॉडी, निष्कर्ष। यदि मैप की आवश्यकता है तो मैप। इतिहास के 5 पैरामीटर हैं जिन्हें हमें अपने दिमाग में बिठा लेना है। कोई भी क्वेश्चन आता है, हमें इन 5 पैरामीटर का यूज करते हुए इतिहास के अपने आंसर लिखना है। निश्चित ही आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए देखते हैं मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। परिचय। मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था सैन्य शक्ति पर आधारित केंद्रीय सामंतशाही थी। केंद्रीकृत थी, सैन्य शक्ति पर आधारित थी। बादशाह धर्म और राज्य का सरताज होता था। यह प्रशासनिक व्यवस्था वास्तविक रूप से फारस तथा अरब की प्रणाली का भारतीय परिस्थितियों में प्रयोग मात्र थी। जो फारस और अरब में जो प्रशासनिक प्रणालियां चलती थी उनका भारतीय परिस्थितियों में प्रयोग किया गया था। इतना हम परिचय देंगे। फिर हम प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है वह स्रोत लिखेंगे। अबुल फजल की आईने अकबरी, अब्दुल हमीद लाहौरी की पादशाहनामा, निजामुद्दीन की तुजकी जहांगीरी, इसके अलावा सर टॉमस रो, वार्नियर हॉकिंस आदि के विदेशी लेखकों के विवरण से भी हमें मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ये हमें याद रखना है। कुछ पुस्तकें जिनसे जानकारी मिली। प्रशासनिक व्यवस्था, इसके अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था 3 पार्ट में बटी हुई थी। सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन। हम सबसे पहले देखते हैं केंद्रीय प्रशासन। मुगल काल का केंद्रीय प्रशासन किस तरह का था देखते हैं। सम्राट शासन का स्वामी था एवं अन्य अधिकारी वर्ग इसकी सहायता हेतु थे। केंद्रीय प्रशासन में मुगल सम्राट आते हैं, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री या दीवान वजीर, मीर बख्शी, काजी उल कुजात, खान ए समा, सद्र उस्तुदूर, मीर आतिश, मुहातसिब और दरोगाई डाक चौकी। ये प्रमुख केंद्रीय प्रशासन की इकाइयां हैं जिसमें मुगल सम्राट सर्वोच्च, उसके सहायक के रूप में ये सारे, इनको याद रखना होगा हमें। मुगल सम्राट के बारे में लिखते हैं, इसको बादशाह कहते हैं। मुगल सम्राट सर्वोच्च होता था, वह ईश्वर का प्रतिनिधि, निरंकुश होता था, समस्त शक्तियां उसमें केंद्रित थी। वह राज्य का सर्वोच्च सेनापति था, गृह नीति एवं विदेश नीति का संचालक था। यह मुगल सम्राट की स्थिति हुई। राजतंत्र चलता था। मंत्रिपरिषद, मुगल सम्राट अपनी मदद के लिए मंत्रिपरिषद बनाता था। इसके सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युति अथवा कार्यकाल सम्राट की इच्छा पर निर्भर था। 2-2 लाइन हर पॉइंट के बारे में लिखेंगे। 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट के बारे में अगर 200 वर्ड में आता है तो 2-2 लाइन लिखते जाएंगे। प्रधानमंत्री या वकील, इसी को बाद में यह पद दीवान और वजीर में कन्वर्ट हो गया। पहले प्रधानमंत्री वकील के नाम से जाना जाता था। यह सम्राट का प्रतिनिधि माना जाता था। सभी विभागों की जानकारी सम्राट को देता था, उसकी नीति के अनुसार कार्य करवाता था। राज्य की आय वसूली, लगान वसूली का वह प्रधान होता था और राज्य में सामान्य भर्ती वही करता था। 2 सहायक थे, दीवान आम, वेतन का हिसाब रखना, दीवान खास, निजी भूमि का दीवान। कालांतर में यही कार्य दीवान या वजीर का हो गया। नेक्स्ट, मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। सेना का वेतन, भर्ती, शस्त्रास्त्र, निरीक्षण, सैन्य परामर्श करता था। काजी उल कुजात न्याय विभाग का प्रधान। खान ए समा राज परिवार की व्यवस्था का प्रमुख होता था। राजा रानियों, राजकुमारों की आवश्यकताओं, दास दासियों की व्यवस्था, वेतन, उपहार, बाग बगीचे, कारखाने आदि की व्यवस्था एवं देखभाल करता था। सद्र ए शुदूर परोक्ष रूप से न्याय विभाग,
तथा प्रत्यक्ष रूप से दान शिक्षा आदि का प्रमुख था। मीरातेस तोपखाने का प्रमुख था। दरोगा डाक चौकी, पत्रों और राजकीय समाचार संवादवाहक का प्रमुख था। मुहात्सिब सामान्य जनता के आचरण का पता लगाने वाला अधिकारी होता था। मादक द्रव्यों का नियंत्रण यही करता था। इस्लाम विरुद्ध कार्य करने वालों की सूची बनाना, उन्हें दंडित करना, शहर में स्वच्छता, बाजार भाव, नापतोल का निरीक्षण आदि इसके कार्य होते थे मुहात्सिब के। लास्ट में निष्कर्ष उपयुक्त विवरणों से स्पष्ट है, मुगलकालीन केंद्रीय शासन प्रणाली एक विस्तृत शासन प्रणाली थी, जिसके संचालन के लिए कई पदाधिकारियों की व्यवस्था थी। प्रत्येक पदाधिकारी की शक्ति सीमित थी तथा सभी पदाधिकारियों के बीच शक्ति का वितरण इस प्रकार किया गया था कि प्रशासन में संतुलन बना रहे। हुआ हमारी केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था। नेक्स्ट आता है प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन में हम लिखेंगे परिचय। प्रांतीय प्रशासन के संबंध में यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि मुगल साम्राज्य में प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था केंद्रीय सरकार का ही यथार्थ लघु रूप थी। यदुनाथ सरकार का हम सब के कोट कर देंगे। उन्होंने कहा था मुगल साम्राज्य में प्रांतीय शासन व्यवस्था केंद्र सरकार का ही लघु रूप थी, जो केंद्र में था उसका ही छोटे रूप में प्रांतों में था। शासन की सुविधा हेतु साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया। सबसे पहले साम्राज्य था मुख्य इकाई, उसका प्रांत आया। प्रांत का सूबा भी कहते थे, इसका प्रमुख था सूबेदार। प्रांत को जिला में बांटा, इसे सरकार भी कहते थे, इसका प्रमुख था फौजदार। जिला को परगना या महल में बांटा, इसके प्रमुख सिकदार, आमिल और भी व्यक्ति थे। तो परगना को ग्राम में बांटा, इसमें मुकद्दम, चौधरी आदि प्रमुख थे। मुकद्दम, चौधरी, पटवारी, वही सब। सूबा प्रांत, सूबा या प्रांत, सरकार या जिला, परगना या महल और ग्राम। प्रांत, जिला, महल, प्रांत, जिला, परगना, ग्राम इकाइयां, इनके प्रमुखों के नाम हम याद रखेंगे। अब इन कुछ अधिकारियों के बारे में लिखेंगे। प्रांतीय अधिकारी जो सूबेदार है, प्रांत का प्रमुख था। प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान था। प्रमुख कार्य प्रांतों में शांति व्यवस्था बनाए रखना, राजस्व वसूली में सहायता और शाही फरमानों को कार्यान्वित करना। प्रांतीय दीवान होता था एक, प्रांत का दूसरा महत्वपूर्ण पदाधिकारी, इसका कार्य कर वसूली का प्रबंध करना। फौजदार जो था जिले का प्रमुख प्रबंध अधिकारी था, सूबेदार के अधीनस्थ था। प्रमुख कार्य शांति व्यवस्था बनाए रखना। कोतवाल जो था नगर का प्रधान प्रबंधक था। नगर पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी, नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा, कार्य नगर की रक्षा और बाजार नियंत्रण। नेक्स्ट आता है सिकदार, परगने का प्रमुख अधिकारी सिकदार। आमिल इसका सहायक होता था, इसके वही काम रहते थे राजस्व वसूली से संबंधित। राजस्व वसूली करने वाला पदाधिकारी होता था। आमिल जो है मध्यस्थ था, मध्यस्थ जिला और परगना के बीच में मध्यस्थ आमिल। लगान वसूली का कार्य, भूमि की माप, कारकुनों, मुकदमों तथा पटवारियों के खाते का निरीक्षण आदि। मुकद्दम और चौधरी, प्रत्येक गांव में प्रजातंत्रात्मक पंचायतें होती थी, जिसमें प्रत्येक परिवार के प्रधान सदस्य होते थे। मुकद्दम में चौधरी गांव का ग्राम प्रधान होता था। इस तरह से हम प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था के बारे में, उनकी इकाइयां और उनके प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में कुछ एक एक लाइन में लिखते हुए अपना आंसर पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूर्व की परीक्षा में आ चुका है, 2016 में आया है शायद। अब देखिएगा, मुगलकालीन सामाजिक जीवन की विवेचना कीजिए। हम इसका उत्तर लिखेंगे। इससे पहले परिचय देंगे। परिचय में इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या रहेगा। मुगल काल का प्रारंभ बाबर के आक्रमण से होता है। 1526 बाबर का आक्रमण और औरंगजेब का पतन 1707 तक चलता है। इस काल में नीतियों का शिल्पज्ञ अकबर था, जिसने इस्लामी पूर्वाग्रहों, दुराग्रहों और संकीर्ण सांप्रदायिक आग्रहों को छोड़कर नवीन समाज नीति का निर्माण किया, जिस पर चलकर उसके उत्तराधिकारी अपने साम्राज्य को दीर्घजीवी बनाने में सफल हुए। परंतु औरंगजेब ने अकबर की नीतियों को छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य धराशायी हो गया। अकबर के बारे में लिखेंगे। अकबर ने नवीन समाज नीति बनाई थी, जिस पर उसके उत्तराधिकारी चले तो दीर्घजीवी हुआ, और औरंगजेब ने छोड़ दिया इनकी नीतियों को, अतः पतन, मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। देखते हैं समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। समाज दो वर्गों में बटा था, एक हिंदू समाज, एक मुस्लिम समाज।
हिंदू में वही चार थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मुस्लिम समाज में दो भाग थे, विदेशी मुसलमान और नव मुसलमान। विदेशी मुसलमान में आते थे अरबी, फारसी, तुर्की, मंगोल, हबसी, उज्बेक, अर्मीनियन। और नव मुसलमान वो है होते थे जो हिंदू से मुसलमान बने थे, हिंदू धर्म से थे पहले, फिर मुसलमान में कन्वर्ट हुए। और इन्हें विदेशी मुसलमान जो कि उज्बेक, फारसी, अरबी से निम्नतर समझा जाता था। ये समाज की स्थिति थी। इसके अलावा धार्मिक आधार पर भी मुस्लिम समुदाय का वर्गीकरण था। इसमें सुन्नी, शिया, वहरा और खोजा चार वर्गों में विभाजित थे। समाज की स्थिति हमने बताई। अब हम नेक्स्ट बताएंगे महिलाओं की स्थिति। महिलाएं मुगल काल में अपने योग्य और प्रतिभाशाली मुगल काल में अनेक योग्य और प्रतिभाशाली स्त्रियां हुई जिन्होंने अपने समय की राजनीति और समाज में जिन्होंने अपने समय की राजनीति और समाज को प्रभावित किया, जैसे कि रानी दुर्गावती, रानी जोधाबाई, रानी रूपमती, नूरजहां, मुमताज महल, जीजाबाई आदि प्रमुख स्त्रियों के नाम हुए। इन्होंने समाज में अपना अलग स्थान बनाया। पर्दा प्रथा, जौहर, स्वयंवर का प्रचलन था। बहु विवाह का प्रचलन था। पुरुष एक से अधिक विवाह कर सकता था। उच्च घरानों में वेश्याओं के नृत्य का भी प्रचलन था। जाता है नेक्स्ट मुगल सामंत। थर्ड पॉइंट, मुगल सम्राट अपने सामंतों की सहायता से शासन चलाते थे, अतः इनका महत्व भी अधिक था। सामंतों की योग्यता, विश्वसनीयता तथा सम्राट की कृपा के कारण विभिन्न श्रेणियां थी। यह सामंत विशेषाधिकारों से युक्त और संपन्न थे। मुगल सामंत मुगलकालीन समाज की प्रमुख विशेषता थी। नेक्स्ट आता है वेशभूषा क्या थी। मुस्लिम की वेशभूषा, मुस्लिम जो अमीर सम्राट थे वो कीमती वस्त्र पहनते थे। उच्च और मध्यम श्रेणी के हिंदू और मुसलमान अंगरखा और चूड़ीदार पैजामा पहनते थे। साधारण हिंदू मुसलमान कुर्ता पैजामा, पगड़ी साफा पहनते थे। महिलाएं सरारा कुर्ता, जो मुस्लिम महिलाएं थी वो सरारा कुर्ता, और हिंदू महिलाएं साड़ी, लहंगा, चुनरी आदि पहनती थी। वेशभूषा का वर्णन करेंगे। श्रृंगार और मनोरंजन, सोने, चांदी, हाथी दांत के आभूषण प्रचलित थे। तेल, इत्र, चंदन का लेप किया जाता था। और मनोरंजन, व्यायाम, मल्ल युद्ध, पतंगबाजी, मदरा, नृत्य, संगीत, चौपड़, जुआ, घुड़सवारी, चौगान, शिकार आदि होता था। त्योहारों में होली, दशहरा, दिवाली, शिवरात्रि, ईद जुला, नौरोज, मीना बाजार आदि प्रमुख त्योहार थे। इस तरह से 6 पॉइंट में हम मुगलकालीन सामाजिक संरचना की विवेचना करेंगे। पहला समाज था, दूसरा महिलाओं की स्थिति, तीसरा मुगल सामंत, चौथा वेशभूषा, पांचवा श्रृंगार और मनोरंजन। अंत में निष्कर्ष लिखेंगे। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अपनी संस्कृति के अनुरूप अनेक रीति रिवाजों, उत्सवों और विश्वासों का पालन करते थे तथा उत्सवों में दोनों समुदाय सहर्ष शामिल होते थे। ये हमारा निष्कर्ष हुआ। समाज में सांप्रदायिक सौहार्द था, सौहार्द की भावना थी परस्पर। तरह से हमारा निष्कर्ष पूरा होता है। पूर्व परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न पूर्व की परीक्षा में आ चुका है। मुगल काल में निर्मित प्रमुख भवनों का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले हम परिचय देंगे। मुगल काल के दौरान वास्तुकला अपने चरम पर थी। मुगलकालीन शासकों ने अपने अपने काल के दौरान स्थापत्य कला के अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। हम एक टेबल बनाएंगे। शासक, भवन, प्रमुख विशेषता। पहले नंबर बाबर का नाम लिखेंगे। बाबर ने आरामबाग बगीचे बनाए। इसकी प्रमुख विशेषता, आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है। मराठा सत्ता ने इसका नाम बदलकर रामबाग कर दिया। नेक्स्ट, हुमायूं, दीन पनाह किले का निर्माण कराया, नई दिल्ली में स्थित है। शेरशाह, रोहतासगढ़ का किला, किला कोहना जो कि दिल्ली में है, किला कोहना लाल पीले बलुआ पत्थर से निर्मित है। अकबर ने आगरा में लाल किला का निर्माण कराया। यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। इसमें प्रवेश के लिए 2 द्वार हैं, अमर सिंह द्वार और दिल्ली दरवाजा। हुमायूं का मकबरा 4 बाग पद्धति से निर्मित है। फतेहपुर सीकरी पूरा नगर बसाया था। उसमें दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा जो कि गुजरात विजय की स्मृति में था, पंचमहल या हवा महल, पिरामिड के आकार में 5 इमारतें हैं, और लाहौर का किला। ये सभी अकबर द्वारा निर्मित प्रमुख भवन हुए। नेक्स्ट हम शाहजहां ने आगरा के किले का निर्माण अकबर ने कराया था, लेकिन इसे पूर्ण रूप शाहजहां ने ही दिया था। इसमें प्रमुख था खास महल, मोती मस्जिद,
मोती मस्जिद जो कि आगरा में है, इसी किले में है। शीश महल, दीवाने आम, दीवाने खास, इसमें दीवाने खास था, इसमें बादशाह का तख्त ताऊस स्थापित था, सिंहासन स्थापित था। दीवाने खास पे जिसपे कोहिनूर हीरा लगा था। शाहजहां ने अन्य दिल्ली का लाल किला बनाया। तैमूर और फारसी स्थापत्य शैली के संगम से बना है जो। ताजमहल बनाया है, जिसे कि हम सब जानते हैं, अपनी सर्वप्रिय बेगम अर्जुमंद बानो बेगम की याद में बनाया था। और जामा मस्जिद दिल्ली में। नूरजहां, नूरजहां ने एतमद्दौला का मकबरा बनवाया, जो संगमरमर का प्रमुख स्थापत्य है। जहांगीर ने अकबर का मकबरा बनवाया सिकंदरा में, यह गुंबद विहीन भवन है, मकबरा है। इस तरह से हम प्रमुख भवनों को उनके निर्माणकर्ता, उनकी प्रमुख विशेषताओं के साथ अंकित करते हुए अपना आंसर लिखेंगे। अंत में निष्कर्ष लिख देंगे। मुगल काल के दौरान स्थापत्य शैली में भारतीय, इस्लामी एवं फारसी वास्तुकला का मिश्रण मिलता है। स्मिथ ने मुगल वास्तुकला को कला की रानी कहा है। 7 मार्क्स में आता है तो हम इस आंसर को थोड़ा छोटा कर देंगे। 200 वर्ड्स में आता है तो इस तरह से अपने आंसर को फॉर्मेट करेंगे। एक हमारे यूनिट 1 में लास्ट टॉपिक है। अब देखिए सिलेबस उठा के, मध्यकालीन संस्कृति का अभ्युदय। देखते हैं मध्यकालीन संस्कृति क्या थी। मध्यकालीन संस्कृति का उदय भक्ति आंदोलन, सूफीवाद और इंडो इस्लामिक संस्कृति के मिलन से हुआ। मध्यकालीन संस्कृति भक्ति आंदोलन, सूफीवाद और इंडो इस्लामिक संस्कृति के उदय के मिलन से उदय हुई। इस काल में भक्ति आंदोलन था तो लोगों ने प्रेम, व्यक्तिगत भक्ति पर जोर दिया। समाज में जातिवाद पर सवाल उठाए गए। कला, साहित्य और वास्तुकला में भी नए रूप उभरे। इंडो इस्लामिक संस्कृति थी, जैसे इंडो इस्लामिक कला और गौथिक शैली एक प्रमुख शैलियां उभरी। व्यापार और शहरों के विकास ने एक नए शहरी मध्यम वर्ग को जन्म दिया, जिसने आधुनिक युग की नींव रखी। ये हमारा परिचय हो गया। इस तरह से हमारी मध्यकालीन संस्कृति का अभ्युदय हुआ, क्या उस समय की परिस्थितियां थी, और फिर इसके द्वारा ही आधुनिक युग की नींव रखी गई। मध्यकालीन संस्कृति के अभ्युदय के क्या क्या पहलू रहे। धार्मिक और सामाजिक पहलू, भक्ति आंदोलन, सूफीवाद, जाति व्यवस्था का प्रभाव और धार्मिक सहिष्णुता। इनका डिटेल हम लिख लेंगे। भक्ति आंदोलन क्या था, सूफीवाद क्या था। आर्थिक और शहरी विकास हुआ, शहरी विकास हुआ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी थी और व्यापार का विस्तार हुआ था। कला, साहित्य, वास्तुकला, इंडो इस्लामिक कला, साहित्य और अनुवाद, वास्तुकला, ये सभी कारण थे जिन्होंने मध्यकालीन संस्कृति का उदय करने में सहायता दी। इसको हम 200 वर्ड्स में अपने नोट्स में तैयार कर लेंगे। इन्हीं पॉइंट को दो से 3 लाइनों में डिटेल करके हमारा आंसर 200 वर्ड में तैयार हो जाएगा। ये 7 मार्क्स के हिसाब से मैंने आंसर आपको दिया है। तो थोड़ा सा और डिटेल लिख लीजिए आप अपने नोट्स में तो बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन है। भारत पर मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। भारत में जो मुस्लिम संस्कृति का अभ्युदय था उससे भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। कुछ प्रभाव सकारात्मक रहे, कुछ नकारात्मक रहे। चलिए हम अध्ययन करते हैं क्या प्रभाव अच्छे थे, क्या प्रभाव बुरे थे। सबसे पहले राजनीति के क्षेत्र में हम अलग अलग क्षेत्र में इनके प्रभावों को देखेंगे। धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में। राजनीतिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़े देखते हैं। मनसबदारी, दाग प्रथा, घोड़ों पर दाग और हुलिया की प्रथा थी। राजस्व प्रशासन, केंद्रीकृत व्यवस्था, न्याय प्रशासन के क्षेत्र आदि के क्षेत्र में कई नवीन सिद्धांत दिए जो कि वर्तमान में भी देखे जाते हैं। धार्मिक क्षेत्र, कानून, न्याय, नियम कानून आदि बने हुए। धार्मिक क्षेत्र में मस्जिदों, दरगाहों का निर्माण हुआ। मुस्लिम धार्मिक ग्रंथों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद आदि से अन्य धर्मों को जानने का मौका मिला। धार्मिक सहिष्णुता एवं सौहार्द की भावना जन्मी। सामाजिक क्षेत्र में पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह, सीमित शिक्षा आदि परिदृश्य वर्तमान में भी देखे जाते हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र में इस्लामी शैली, भारतीय शैली का मिश्रण हुआ। वास्तुकला, चित्रकला, शिल्पकला आदि के क्षेत्र में विकास हुआ। संगीत, पर्शियन कला, उर्दू, अति परिष्कृत हिंदी, फारसी मिश्र संस्कृति का विकास हुआ। अति परिष्कृत हिंदी, फारसी मिश्र संस्कृति का विकास हुआ। इस प्रकार से हमने देखते हैं सभी क्षेत्रों में जो परिवर्तन आए हैं।
निष्कर्ष लिख देंगे। इस प्रकार मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव भारत पर सकारात्मक नकारात्मक दोनों रूप से पड़ा, जिससे भारतीय संस्कृति, रीति रिवाजों, नियमों, कानूनों में कई परिवर्तन हुए और ये भारतीय संस्कृति विविधता में एकता की प्रमुख विशेषता बने। इस तरह से हम अपना आंसर को पूरा करेंगे। आपको आज हमारा पेपर 1 का यूनिट 1 कंप्लीट होता है। कल यूनिट 2 में मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, इनका अध्ययन करेंगे। आप कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।